हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पॉलिटी की सीरीज को स्टार्ट किया था, तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे और ड्राफ्टिंग कमेटी से कुछ प्रश्न देखेंगे और जो भी अन्य प्रश्न एसएससी में या अन्य परीक्षाओं में आते हैं उसको देखने का आज हम प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को या इस सीरीज को चलाने का मेरा पर्पज केवल एक ही है कि आपका रिवीजन हो जाए। जैसे मैं जब प्रिपरेशन करती थी तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मुझे बहुत, जब मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मुझे बहुत इधर उधर भागना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स की वो दिक्कतों को ठीक किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि हमारा संविधान सबसे लंबा संविधान है। और दूसरी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विविध विविध स्रोतों से लिया गया है। तो हाँ, कुछ चीज़ें हमने यूएसए से ली हैं, कुछ चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं, कुछ चीज़ें हमने कनाडा से ली हैं, कुछ चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका से ली हैं, कुछ चीज़ें जापान से। तो ऐसे करके हमने सारे संविधान से कुछ न कुछ उठाया है और अपना इतना बड़ा संविधान बना लिया है। और कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण से हमारा अर्थ यह है कि जहाँ संविधान में कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए किसी भी संशोधन की ज़रूरत नहीं है और वहीं कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए बहुत जटिल नियम हैं। जैसे को अगर राज्य का या क्षेत्र की टेरिटरी किसी दूसरे राज्य को देनी है या फिर राज्य का नाम बदलना है तो उसके लिए हमारा संविधान बहुत लचीला है। लेकिन वहीं पे अगर आपको महाभियोग लगाना है और या फिर मान लीजिए आपको जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी को लाना था तो उसके लिए हमारा संविधान बहुत कठोर था। उसके लिए कितने संशोधन करने पड़ते हैं, कितना बिल पास करना पड़ता है। तो ये है संविधान के कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। और संघवाद और एकात्मकता को हम आगे इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे, इसी स्लाइड में। और संसदीय व्यवस्था क्या है? संसदीय व्यवस्था है कि जो भी हमारा मतलब जो भी हमारी लेजिस्लेटिव है और जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव मतलब होता है नियम बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है उस नियम को एग्जीक्यूट कराने वाले। उन दोनों के बीच में जब कोऑपरेशन से या कोऑर्डिनेशन से जब कोई काम हो रहा है तो वो मतलब अग्रीमेंट की बेसिस पे अगर काम हो रहा है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए तो उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कहा जाता है। और ये यूके से लिया गया है, जैसा कि मैंने इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल लिखा है। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया। इतनी आपको उस जानकारी होने के लिए मुझे नहीं लगता है एसएससी के एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस मैंने ऊपर ऊपर से इसको बता दिया है। बस आप इस विशेषता को याद रखेंगे, क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, तो इनमें से जो नहीं है वो संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है बस। तो ये वाली स्लाइड मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को तो आपको रटना ही पड़ेगा कि ये चीज़ें 1935 के एक्ट से ली गई है, ये चीज़ें इस यहाँ से ली गई है, ये चीज़ें यहाँ से ली गई है। तो एक बार आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे इसको सेव करके रख लीजिए, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार मैं वैसे पढ़ देती हूँ। जैसे संघीय व्यवस्था है तो ये 1935 के एक्ट से। प्रांतों में स्वतंत्रता है 1935 के एक्ट से। अभी ये चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी। ये जो प्रांत की स्वतंत्रता है ये अभी आगे आपको समझ में आएगी। और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1935 के एक्ट से। ये 1935 का जो एक्ट था ना वो बिल्कुल विपरीत हो गया था 1919 के एक्ट से। एक 1919 का एक्ट था, वो भी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते थे उसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का जो एक्ट था, यानी कि जो 1919 का एक्ट था उसके विपरीत था ये 1935 का एक्ट। उसके बाद से अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस ये भी जो है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। शक्तियों का बंटवारा का जो थ्योरी थी, यानी शक्तियों के बंटवारे में अभी आप एक चीज़ कंफ्यूज करेंगे आगे चल के कि समवर्ती सूची तो आप इसमें बता रही हो, समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो मैं इसमें ये नहीं बता रही हूँ कि समवर्ती सूची यहाँ से ली गई है, मैं ये बता रही हूँ कि शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि वो थ्योरी किसी के दिमाग में आई कि नहीं हम शक्तियों का बंटवारा करेंगे,
केंद्र को कुछ शक्ति देंगे, राज्य को कुछ शक्ति देंगे और मतलब दोनों को भी कुछ शक्ति देंगे, तो वो समवर्ती सूची में रखेंगे। तो ये जो थ्योरी थी ना शक्तियों के बंटवारा वाली, ये थ्योरी आई थी 1935 के एक्ट से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ये भी 1935 के एक्ट से हुई, और संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, ये जो कोर्ट फेडरल कोर्ट था उसकी स्थापना 1937 में तो हुई थी, लेकिन इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। और गवर्नर का ऑफिस, राज्यपाल का पद, जो राज्यपाल का पद है वो 1935 के एक्ट से आया है, और ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना भी 1935 के एक्ट से हुई थी। इसके विपरीत जैसे ये सारे प्रश्न तो मुझे एकदम लगातार दिख रहे थे, जैसे एकदम उठा के यहाँ से प्रश्न पूछा कि शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा की जो थ्योरी है वो 1935 के एक्ट से ली गई है। ऐसे पूछा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी, लेकिन 1935 के एक्ट के थ्रू हुई थी। तो उसके बाद से ये क्वेश्चन वो हैं जो मतलब कम, इनका मतलब फ्रीक्वेंसी इनकी कम थी, आने के इनके चांसेस थोड़े से कम हैं पहली वाली स्लाइड की तुलना में। तो अभी मैंने जैसे उसमें लिखना चाहिए था मुझे ये कि 1919 के विपरीत था, तो मैंने शायद यहाँ लिख दिया है, जगह नहीं बची होगी इसलिए। तो आपको देखना है कि 1858 में एक एक्ट बना था, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, उसको ख़त्म कर दिया था इस एक्ट ने। 1935 के एक्ट ने ये काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया था, और बर्मा सेपरेट हो गया। बर्मा का सेपरेशन इसी एक्ट के थ्रू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। और 1919 के विपरीत कैसे था ये, अभी हम देखेंगे कि ये 1919 के विपरीत था। जैसे जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था ना, उसे ही 1919 का एक्ट कहा गया है। तो 1919 के विपरीत ये कैसे था, 1919 के एक्ट में प्रांतों में डायरकी लाई गई थी, और इसमें क्या हुआ था, इसमें सेंटर में डायरकी लाई गई थी, और प्रांतों में से डायरकी हटा दी गई। तो प्रांतों में से जब डायरकी हटा दी गई तो प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हो गई। तो ऐसे आपको याद कर लेना है कि प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के एक्ट से आई थी। और सेंटर में बाई कैमरलिज्म को 1919 के एक्ट में क्या था कि सेंटर में बाई कैमरलिज्म था और प्रांत में डायरकी थी। और इसमें क्या था, इसमें प्रांतों की डायरकी को हटा दिया गया और सेंटर में डायरकी को लाया गया, और यहाँ से बाई कैमरलिज्म को प्रांतों में कर दिया गया। बाई कैमरलिज्म को इसमें प्रांतों में कर दिया गया। बाई कैमरलिज्म की आप हिंदी देख लेना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ हिंदी में, तो बाई कैमरलिज्म की आप हिंदी देख लेना जो हिंदी वाले हैं। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि 1919 के एक्ट में प्रांतों में डायरकी थी, और यहाँ पे प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया, तभी तो प्रांतीय स्वायत्तता आई, और डायरकी को ख़त्म कर दिया गया प्रांतों से, और सेंटर में डायरकी को ला दिया गया। तो ये उल्टा हो गया था। इस पे मैं एक वीडियो अलग से भी ला दूंगी, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, लेकिन आप अभी तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया 1909 में, और 1919 में क्या हुआ था, 1909 में तो केवल मुस्लिम को मिला था, और 1919 में थोड़ा और बढ़ाया गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस और वुमेन को और लेबर्स को भी दे दिया गया। और एक क्वेश्चन ये आया हुआ था किसी एग्जाम में, तो मैंने इसको नोट किया है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी 1935 के एक्ट से आया था। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय वायसराय था, और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसी एक्ट के थ्रू आई थी। तो ये सब स्लाइड आपको रटना है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए या तो इसका अपना नोट्स बनाइए, लेकिन इसको रटिए। बहुत मेहनत लगी है इसको इकट्ठा करने में, तो मैंने तो ये सब रट लिए थे, ये सब मेरे नोट्स में भी थे, लेकिन मैं नोट्स के थ्रू तो आपको नहीं दिखा सकती थी, तो इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो DPSP हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रणाली है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है,
यूएसए से। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना, इस पे बहुत आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आया और बहुत सारे बच्चे क्या किए, यूएस से मार के आ गए। तो वहाँ पे गलती का स्कोप है, जहाँ पे गलती का स्कोप है उस पे आपको ध्यान से उसको मार्क करते हुए रखना है और रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और रूस का तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी, प्रियम्बल में भी बताया था, पर एक बार और देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय का विचार है वो रूस से लिया गया है। और फ्रांस से हमारा रिपब्लिक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या था, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन था आयरलैंड में। मैं रिलेट करते हुए इसीलिए चल रही हूँ कि कहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका में यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है और यहाँ पे क्या है, नामांकन है। तो चुनाव और नामांकन में अंतर आ गया, तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड वाला कन्फ्यूजिंग है। तो आपको यहाँ से मार्क करते हुए चलना है कि जो मैं भूलूंगा उसको अभी मैं मार्क करके रख लूँगा कि बाद में मैं रिवाइज करता रहूँगा, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको मतलब ये दे दूँ और आप रख लो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि रिवाइज कैसे करते हैं, कम टाइम में जीएस को कैसे इम्प्रूव करना है। और अब आगे बढ़ें तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से। इसका इस तरह से भी पूछा जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से। ये आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूँ, कितना भी ट्रिक दे दूँ, लेकिन आप भूल जाएंगे, इसको आपको रटना पड़ेगा। और ये वाली स्लाइड भी आप रट लेना। और हाँ, अब ये देखिए अर्धसंघीय क्या होता है। अर्धसंघीय यह होता है कि शक्तियों का विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन हमने कर दिया, केंद्र को शक्ति दे दी, राज्य को शक्ति दे दी और समवर्ती सूची भी बना दी। लेकिन अब बताइए कि अगर केंद्र शक्तिशाली होगा तो कैसे शक्तिशाली होगा, जो जो भी हमारी शक्तियाँ बच गई, जैसे मान लीजिए कि और भी तो कुछ शक्तियाँ बची होंगी, वो शक्तियाँ हम केंद्र को ही देते हैं। ये है अर्धसंघीय, जैसे केंद्र को हम मजबूत बना रहे हैं, तो वो है अर्धसंघीय। और जो भारत को अर्धसंघीय कहा था किसने, भारत को अर्धसंघीय केसी वियरे ने कहा था कि भारत अर्धसंघीय प्रकृति का है। भारत अर्धसंघीय प्रकृति का है मतलब क्या है कि मान लीजिए समवर्ती सूची में है या फिर किसी अन्य विषय पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें केंद्र और राज्य लड़ रहे हैं, तो उसमें केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस तरीके से अर्धसंघीय प्रकृति का है भारत। तो सरकार की संघीय प्रणाली, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो भी केंद्र को मजबूत कर रहा है तो वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जो भी अवशिष्ट मतलब होता है बचा हुआ, तो जो समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची के बाद से भी जो बच गया, वो शक्तियाँ किसे दी गई हैं, वो केंद्र को दी गई हैं। और ये कहाँ से लिया गया है ये प्रक्रिया, ये और किस देश में होता है, ऐसे याद करो, ये और किस देश में होता है, कनाडा में होता है। तो ऐसे हम कनाडा को याद कर लेंगे। और केसी वियरे ने भारत को अर्धसंघीय प्रकृति का बताया था। और ये दो देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस में जब से ये केस वाला क्वेश्चन आया है और मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ है, तब से तो केसेस के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई है। इसलिए जब मुझे लगता है कि कहाँ से किससे रिलेट करके केसेस को उठाना है, तो मैं डाल देती हूँ कि भाई पढ़ लो, तुम्हारा गलत ना हो, मेरा तो चलो हो गया गलत, पर तुम्हारा गलत ना हो, ठीक है। तो एक हमारा एसआर बोम्मई केस था जिसमें संविधान की मूल संरचना का एक, इसमें क्या लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना, कि संघवाद को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना। मुझे इस केस के बारे में, मैंने इस केस के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है, पर मुझे ये वाली स्लाइड दिखी तो मैंने डाल दिया कि आप इसको रट लेना। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेंगे कि इस केस में ये किस केस का मामला है, तो आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद से कि संघवाद और एकात्मकता में क्या अंतर है। तो संघवाद और एकात्मकता में यही अंतर है कि संघवाद जो होता है ना, एक मिनट,
देखिए, संघवाद और एकात्मकता में क्या अंतर है? संघवाद और एकात्मकता में यही अंतर है कि जो ये संघवाद होता है ना, वो राज्य को पावर देता है, कि राज्य को मजबूत बनाता है। और एकात्मकता क्या है? यूनिटरी क्या है? यूनिटरी फीचर जो है वो केंद्र को मजबूत बनाता है। तो जो राज्य को मजबूत बनाता है, मतलब जिससे राज्य को लगता है ना कि हाँ, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए जब हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ था, जब संविधान बन रहा था, तब तो यही सोच रहे थे ना लोग कि अगर हम एक आदमी को पावर दे देंगे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? उनके पास में एक आदमी के हाथ में पावर था, तो वो सबको लूट रहे थे, सबके साथ मतलब शोषण कर रहे थे। तो यही तो उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे, लीडर्स हमारे नहीं चाहते थे कि आगे भी ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक आदमी को पावर दे देंगे तो वो बाद में हमारे जो उनसे नीचे के लोग हैं उनको शोषण करेगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम एक आदमी को पावर नहीं देंगे, हम कोऑपरेटिव और मतलब कोऑर्डिनेशन से चलने वाली गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को पावर नहीं मिलेगी, केंद्र को पावर मिलेगी और केंद्र के साथ साथ राज्य को भी कहीं ना कहीं पावर मिलेगी। तो केंद्र को जब पावर दिया गया, यानी कि जिस फीचर्स से ऐसा लगता है कि केंद्र मजबूत है, वो फीचर्स हमारे यूनिटरी हो जाते हैं। और जिस फीचर से ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, राज्य की भी थोड़ी बहुत औकात है, तो वो फीचर्स हमारे संघवाद वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टियर गवर्नमेंट चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार चल रही है ना, तो केंद्र सरकार में केंद्र सरकार हर जगह तो राज्य सरकार को आके टोका टोकी नहीं कर सकती, तो राज्य भी अपनी कुछ मर्जी चला सकती है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टू गवर्नमेंट जो है वो क्या, टू गवर्नमेंट जो है वो क्या है? संघवाद का उदाहरण है। और जो शक्तियों का बंटवारा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा इसीलिए तो किया गया कि राज्य भी अपना कहीं ना कहीं नियम बना सके। तो शक्तियों का जब बंटवारा हो गया, राज्य को भी थोड़ी बहुत पावर मिल गई, तो संघवाद में आ गया। संविधान क्यों लिखा गया? कि हम कुछ चीज़ें लिख के रख देते हैं, लोगों को यही फॉलो करना है, और केंद्र अपना मतलब वो ना चलाए, अपनी मनमर्जी ना चलाए। तो इस वजह से संविधान लिखा गया। तो कोई भी चीज़ मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट आता है, केंद्र अपनी मनमर्जी चलाता है या फिर कोई भी चीज़ कोई किसी का शोषण करता है, तो हम इसी का उदाहरण देते हैं ना कि नहीं, फंडामेंटल अभी राइट है, अभी हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे यही है ना कि ऐसे दिया जा रहा है कि आपको शक्ति दी जा रही है संविधान के थ्रू, कि तो यहाँ पे राज्य को शक्ति मिली, तो संघवाद आया। और संविधान की प्रमुखता है, कोई भी केंद्र भी गलती करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी, राज्य भी गलती करेगा तो उसे भी सज़ा मिलेगी। तो संविधान की प्रमुखता से ये स्थापित हो गया कि संघवाद है। तो ये सब जो फीचर्स है ना, आपको बस ये और देखना है कि राज्य की कठोरता से क्या हुआ, संविधान की कठोरता से यही हुआ कि मान लीजिए कठोर संविधान बना दिया हमने, तो कोई भी उसमें तुरंत चेंज नहीं कर सकता। जब तुरंत चेंज नहीं कर सकता तो कठोर है संविधान, यानी कि कुछ भी चेंज करना पड़ेगा अगर आपको, तो वो संघवाद का उदाहरण है। यानी कि चेंज करने में आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि आपकी मनमर्जी नहीं चल रही है, तो ये संघवाद का उदाहरण है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, कोई भी वो करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो संविधान प्रमुख है, संविधान की कठोरता है, और न्यायपालिका देवसदनीय व्यवस्था, यानी कि सब में राज्य को थोड़ी थोड़ी मतलब रिप्रेजेंटेशन राज्य का दिख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो राज्य है वो मजबूत है। तो जब राज्य मजबूत है तो संघवाद का यहाँ पे उदाहरण है। राज्य मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र की शक्तियाँ ही छिन गई, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। राज्य मजबूत होने का मतलब ये है ना कि राज्य का यहाँ पे बस चल सकता है, ये मतलब है। तो यहाँ पे राज्य को बिल्कुल वैसे नहीं फील कराया जा रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये संघवाद है। और एकात्मकता में इसका उल्टा हो गया, इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्ति है। जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथ में थी, तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग केंद्र बनाया ना, केंद्र को मजबूत बनाया।
और अर्धसंघीय संविधान इसे ही कहते हैं जहाँ केंद्र मजबूत होता है और एक संविधान है केवल। अगर मान लो कि अगर हमको राज्य को शक्ति देनी होती तो हम ये कहते कि उत्तर प्रदेश का संविधान, बिहार का संविधान, ये थोड़ी नहीं कहते कि भारत का संविधान। तो यहाँ पे भी केंद्र को शक्ति दी गई, एकल संविधान, एक नागरिकता। अगर हम डबल सिटीजनशिप ये कर देते तो हमको जैसे मल्टी सिटीजनशिप या जो भी बोलो तो वैसी नागरिकता कर देते, दोहरी नागरिकता, उसका याद आ गया दिमाग में अभी, दोहरी नागरिकता जैसे यूएसए के पास है। तो उसका स्टेट की तो हम ये भी तो अगर हमारे पास ऐसी दोहरी नागरिकता होती तो हम कहते कि हम उत्तर प्रदेश के हमारी नागरिकता उत्तर प्रदेश की है, हमारी नागरिकता बिहार की है, हमारी नागरिकता महाराष्ट्र की है। लेकिन नहीं बोलते ना, हम भारत के नागरिक हैं तो हमारी नागरिकता कैसी है, एकल है। तो इसको किसको पावर जा रहा है, यूनिटरी पावर जा रहा है, संविधान का लचीलापन, यानी कि जहाँ पे केंद्र को मजबूती है, संसद को मजबूती है। जैसे लचीलापन से क्या कि कुछ भी चेंज कर देंगे, हमारी मनमर्जी चलेगी, तो वैसा यूनिटरी हो गया। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जैसे कि क्या, जैसे टीयर वाइज जो जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय को अपनी जवाबदेही दे रहा है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र को शक्ति थोड़ी बहुत दे रहा है। ऐसे दिमाग में रख के याद करो तो ऐसे याद हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का उल्टा हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। तो ऐसे याद कर लो। उसके बाद से राज्यपाल को तो केंद्र के द्वारा ही तो राज्य में बैठाया गया है, तो राज्यपाल हो गया। लोक सेवा आयोग हो गए, IAS PCS। आपातकाल, ये सब जो है आपातकाल में सारी शक्तियाँ छिन जाती हैं। तो ये सब जो है वो संघवाद और एकात्मकता के उदाहरण से आप इसको याद कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा इजी मेरे को नहीं लगा कुछ भी कि मैं समझा पाऊँ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। और मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी को ही कहते थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति भी कहते थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी के अलावा भी 6 सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N गोपालस्वामी थे। इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला है, तो ट्रिक उसमें मैंने बताई है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N गोपालस्वामी में स्वामी और स्वामी आ रहा है, और दोनों साउथ के नाम हैं। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। और दुलारा मुंशी से आप मोहम्मद सादुल्लाह और KM मुंशी जी को याद कर सकते हैं। और N माधव राव और DP खेतान, और इसमें TT कृष्णमाचारी भी थे जो DP खेतान जी की जगह पे आए थे। और BL मित्रा का स्थान लिया था N माधव राव ने। तो उसमें उस शॉर्ट्स में मैं N माधव राव जी का नाम लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने इस स्लाइड को इसमें ले लिया। तो BL मित्रा जी थे और DP खेतान जी थे। तो इन दोनों की जगह पे BL मित्रा जी के जगह पे N माधव राव आए थे, और DP खेतान जी की जगह पे शायद TT कृष्णमाचारी आए थे। तो इसमें कुल 9 नाम हैं। एक तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, N गोपालस्वामी, भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव। KM मुंशी को दुलारा मुंशी से याद कर लीजिएगा। दुलारा से दुल्ला मोहम्मद सादुल्लाह, और मुंशी से KM मुंशी, N माधव राव और BL मित्रा, TT कृष्णमाचारी और DP खेतान। तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो N माधव राव जी थे जिन्होंने BL मित्रा का स्थान लिया था, और TT कृष्णमाचारी भी थे जिन्होंने DP खेतान का स्थान लिया था, और मोहम्मद सादुल्लाह थे, और सरदार पटेल इसमें नहीं थे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। और ये कुछ प्रश्न जो मतलब वन लाइनर थे, जिसमें हमारे संघ को लोगों ने क्या कहा है। तो ये था अर्धसंघीय किसने कहा था? KC वीरे ने। अभी हमने पीछे देखा। अर्धसंघीय कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सहकारी संघ किसने कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा था? मोरिस जोन्स ने कहा था। और फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ कहा था। तो ये आपको बिल्कुल रट लेना है, और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है। अगर आप चाहें तो लास्ट टाइम में इससे रिवाइज कर सकते हैं। और
बस थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हम लोग भी कर लें।